नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखा, फिर उसके बाद पूर्ण पूर्णांक के बारे में देखा, सम और विषम के बारे में, और भाज्य और अभाज्य के बारे में देखा। ठीक है, और उस पर कुछ हम लोगों ने जो है प्रश्न भी कर लिए थे। चलिए अब उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है तो इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम लोग p बटे q अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, और हर जो है जीरो ना हो, हर जो है जीरो के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है, या हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, तो ये भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं। ठीक है, हर जीरो नहीं हुआ, लेकिन यदि कोई संख्या इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, और यदि इसी को किस में रख दिया जाए? अंडर रूट में रख दिया जाए, तब भी ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं, इसमें ज्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इस पर जो आपका जो तथ्य है उसको आपको देखना होगा। ठीक है, इस पर जो तथ्य बनते हैं उसको आपको देखना है। तो जिसे हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान क्या हो? जीरो ना हो, क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, और जिसे हम लोग p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए, अब इसमें नहीं पूछा था कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय, ऐसा नहीं पूछता। इसमें कुछ कथन आते हैं। कथन क्या आते हैं कि देख लीजिए, पहला जो कथन आपका बनता है क्या, कि दो दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे यदि कह दिया जाए 1 और 2 के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो इसके बीच कितनी संख्या होंगी? अनंत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बीच में रहेगा? 1 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कितने निकाल सकते हैं? अनंत निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए, अब इसमें एक और आता है प्रश्न कि शून्य, शून्य अर्थात जीरो एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे? ठीक है, समझिए, जैसे जीरो है तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो गया? आपका p हो गया, और ये क्या हो गया? q। और परिभाषा में कहता है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो q का मान कितना? 1। अगर हम कोई संख्या में इससे एक से जीरो में हम भाग देंगे तो क्या कोई अंतर आएगा? नहीं। क्या आएगा? आपको जीरो प्राप्त होगा। यदि कोई संख्या में हम लोग एक से भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, उसके मान में क्या हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, चाहे पूर्णांक ही ले लेते हैं, तो पूर्णांक में क्या ले सकते हैं हम लोग? इसमें हम लोग ले सकते हैं माइनस भी संख्या लिख सकते हैं, और -3/1 लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, -3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि शून्य एक क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है। यदि यहां पर आपसे इस तरीके से कह दिया जाए क्या कि 1/0
तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम किसी संख्या में भाग देंगे 0 से तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, शेषफल बचता रहेगा। शेषफल क्या रहेगा आपका, बचता रहेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग कहां तक काटेंगे, ये तो अनंत तक चला जाएगा, कटेगा ही नहीं। ठीक है, कटेगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती है या जिसका मान क्या है कभी निकाले नहीं जा सकता, दशमलव में कटे ही ना, वो आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया, अगर कुछ लोग इस तरीके से भी कहेंगे, अगर इस तरीके से आ गया क्या तब, तो कहेंगे भैया काट दो, इसका मान एक आ जाएगा। बिल्कुल गलत, इसका मान एक नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपरिभाषित। इसे हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जीरो को हम इसको एक तरीके से आपके सामने तीन रूप आ गया। तीन रूप कौन कौन से आ गया, कि पहला रूप ये आ गया, तो इस तरीके से आ गया तो ये आपकी परमीय संख्या होगी। अगर कहीं इस तरीके से आ गया तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी अनंत आ जाएगी, अर्थात ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से कहीं आ गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, 0/0 क्या हो जाएगा आपका, अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन 1/0 लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, इसका मान इनफाइनाइट होगा और ये आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपके तीन तरीके से निकलते हैं चीजें। ठीक, तो इसमें आप कभी मेरे ख्याल से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, चलिए अगले कथन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जीरो कैसी संख्या है, परमीय संख्या है। ठीक है, आइए अगला कथन है क्या, कि परमीय संख्या ऋणात्मक हो सकती है। परमीय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है, और धनात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, परमीय संख्या कैसे हो सकती है, आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब अच्छा आपकी इसमें और क्या बचता है। ठीक है, बस मोटा मोटा आपको यही याद रखना है। ठीक है, मोटा मोटा आपको यही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना। हाँ, लेकिन एक चीज और लिख सकते हैं क्या, कि यहां पर आप लिख सकते हैं भिन्न कभी ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, हाँ लेकिन परमीय संख्या ऋणात्मक हो जाएगी लेकिन भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, जब परमीय संख्या धनात्मक होगी तो उसे हम भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब परमीय संख्या ऋणात्मक होगी तो उसे हम परमीय संख्या कहेंगे, ना कि भिन्न। अर्थात आप वो समझ लीजिए कि प्रत्येक भिन्न परमीय संख्या हो सकती है लेकिन प्रत्येक परमीय संख्या भिन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक परमीय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। ठीक है, आपको जो है परमेय के बारे में बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपकी कुछ संख्याओं पर आधारित हो गए प्रश्न। ठीक है, संख्याओं के बारे में होगी। अब अच्छा चलिए एक जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस पर, कि जो है संक्रियाओं पर आधारित है। ठीक है, संक्रिया। ठीक है, संक्रिया। तो देखिए गणित में आधारभूत कुल कितनी संक्रियाएं हैं, 4। गणित की आधारभूत आधारभूत कुल 4 संक्रियाएं हैं। कितनी संक्रियाएं हैं, 4 संक्रियाएं हैं। ठीक है, पहला आपका क्या होगा, योग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, घटाना, जिसे क्या कहा जाता है, व्यवकलन भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा गुणा या गुणन। ठीक है, और चौथा है आपका भाग। क्या है आपका, भाग। तो आपसे प्रश्न पूछा भी गया है कि गणित की आधारभूत कुल कितनी संख्याएं और संक्रियाएं हैं, तो गणित की आधारभूत कुल कितनी संक्रियाएं हैं, 4 संक्रियाएं हैं। ठीक है, उसमें आ जाता है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, या घटाओ।
तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि व्यवकलन में कुछ लोग समझ लेते हैं कि व्यवकलन का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, नहीं, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गणित के में कुल जो हम मूल रूप से कुल कितने संख्याएं, देखिए देखा जाए तो जितने भी हम लोग इसमें गुणा में करते हैं, अगर और चिन्हों को मिला लिया जाए, जैसे उसमें आपका ब्रैकेट आता है अर्थात कोष्टक भी आता है, ठीक है, कोष्टक, ठीक, इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर क्या बन जाता है, पूरी की पूरी गणित इन्हीं चार संक्रियाओं पर आधारित है। ठीक है, तो आधारभूत यदि संक्रिया की बात की जाएगी तो यही है। ठीक है, आधारभूत कुल कितनी संक्रियाएं हैं, ये आपके 4 हैं, योग, घटाना, गुणा, भाग। अब यहीं पर यही कंफ्यूजन आ जाता है, यही कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, चलिए अभी इस पर आधारित हम लोग प्रश्न भी देखेंगे, फिलहाल अभी इसे वर्तमान के लिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, क्या, संक्रिया, सॉरी, नियम के, गणितीय नियम या संक्रिया के नियम, ऐसा भी लिखिए, संक्रिया के नियम, ठीक, या सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें आता है क्या, पहला जो नियम आता है आपका क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय, विनिमय, क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, चलिए क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बनते भी हैं, हो सकते हैं आ भी जाए, क्योंकि ये आपके इस नियम पर आधारित आपके एग्जांपल दिया जाता है, उसको पूछा जाता है किस नियम पर आधारित है। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले लिए 2 धन 3, ठीक है, चाहे हम 2 में 3 जोड़े या 3 में हम चाहे 2 जोड़े, इसका मान आएगा कितना, 5 ही आएगा ना। तो अर्थात इसके क्रम बदलने पर इसके मान में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ही आपका क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। चाहे हम 2 का गुणा 3 में करें या 3 का गुणा 2 में करें, आएगा उत्तर कितना, 6 ही आएगा। तो यही क्या कहलाता है, क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। ठीक है, यही चीजें यदि और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, देखिए क्रम विनिमय का नियम यहाँ पर 2 में ही है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आपका आ जाता है क्या, साहचर्य का नियम। किसका आ जाता है, साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। अब ये क्या कहता है, इसी से सेम है। ठीक है, तो जब कई संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे 2 गुणे 5 गुणे 3, ये आपका क्या कहलाता है, साहचर्य। या आपको इस तरीके से कहा दिया गया, जैसे हम लोग जोड़ते क्या है कि हम लोग जोड़ेंगे तो 2 ही को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 2 ही का गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ इस तरीके से आ गया, हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो पहले 2 ही का तो जोड़ घटाना करेंगे, फिर अगले पर जाएंगे ना। तो ये आपका यही है कि आप किसी भी क्रम को अदल बदल कर उसके मान में यदि परिवर्तन नहीं होता तो क्या कहलाएगा, आपका क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। और ये केवल किस पर लागू होता है, ये आपका जोड़ पर लागू होता है, और ये किस पर लागू होता है, आपका गुणा पर लागू होता है, क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, ये क्रम विनिमय का नियम किस पर लागू होता है, जोड़ और गुणा पर ही लागू होता है। ठीक है, आपके घटाने में नहीं लागू होगा, ना ही आपके भाग में लागू होगा। इसको भी समझा देते हैं, फिर हम इसको आते हैं। जैसे आपसे ऐसा कहा दिया जाए तो इसका मान कितना आएगा, 1, लेकिन अगर इस तरीके से कहा दिया जाए तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अर्थात उसके मान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जब परिवर्तन हो जाएगा तो ये नियम फॉलो नहीं करता। तो आपसे यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि क्रम विनिमय का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, जोड़ और गुणा पर लागू होता है, घटाना और भाग पर लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे यदि हम 2 में 3 का भाग देंगे तो इसका मान कुछ और आएगा, और 3 में 2 का भाग देंगे तो इसका मान कुछ और आएगा। ठीक है, जैसे इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0.66 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा 1.5। ठीक, दोनों में क्या आ गया, अंतर नहीं आ गया। तो इस तरीके से देखते क्या है कि ये किस पर लागू हो रहा है, जोड़ और गुणा पर लागू हो रहा है, और घटाना और भाग पर लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए,
इस चीज को आपको याद रखना है कि क्रम विनिमय का नियम किस पर लागू होता है, जोड़ और गुणा पर लागू होता है। साहचर्य का नियम क्या कहता है, इसको समझिए। साहचर्य का नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास तीन संख्याएं हैं, तीन को जोड़ना है, ठीक है, तो आप दोनों में से पहले दो को जोड़ लीजिए या अंत के दोनों को जोड़ लीजिए। जो जोड़ना आपको कोई दो ही है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। लगातार जब जोड़ने की बात आती है तो इसका मान कितना आएगा आपका, 10 ही आएगा। कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका साहचर्य का नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ये साहचर्य का नियम कहलाएगा। अगर यहीं पर गुणा की बात कर लेते हैं, हम लोग गुणा की बात कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। चाहे हम पहले 2 और 3 का गुणा करा ले, बाद में हम 5 का गुणा कराएं, या 5 और 3 का गुणा पहले करा ले और 2 का गुणा हम बाद में कराएं, ठीक है। तब भी मान कितना आएगा आपका, 30 ही आएगा। तब भी मान कितना आएगा आपका, 30 ही आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके से भी हम लोग इसे कर सकते हैं कि 5 में पहले 2 जोड़ लें, बाद में हम 3 जोड़ें। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। साहचर्य का मतलब होता ही साथ है, तो साथ में पहले हम किसी दो को जोड़ेंगे, बाद में फिर उस अगली संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है, साहचर्य का नियम कहलाता है। और ये किस पर लागू होता है, ये भी आपके जोड़ और गुणा पर लागू होता है, ठीक है। किस पर लागू होता है, जोड़ और गुणा पर ही लागू होता है, घटाने पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। घटाने में इसका अगर घटाने में जाएंगे या हम लोग गुणा भाग में उसमें भाग में जाएंगे तो इसके मान में क्या हो जाएगा, तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। तो ये किस पर लागू होता है, तो ये भी किस पर लागू होता है, दो पर, जोड़ पर लागू होता है और गुणा पर लागू होता है, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आ गई ना। जब केवल दो हो और उसका स्थान बदलकर गुणा किया जाए तब आपका क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय का नियम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको जो है क्या है कि इस तरीके से लगातार ऐसे गुणा ही गुणा हो, यहां पर दो है ना, हम तीन भी ले लेते हैं, हम तीन भी ले लेते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका गुणा करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सरलता के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे हम 5 और 2 का गुणा एक साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं 3 का गुणा करना आसान है, फिर हम क्या करते हैं 6 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करें, इन दोनों का एक साथ गुणा कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या कहलाएगा, ये आपका साहचर्य का नियम कहलाएगा। इस पर प्रश्न आया हुआ है, अभी हम इसको कराते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो ये आपका कैसा नियम हो जाएगा, साहचर्य का नियम हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अब, ठीक। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको यदि फार्मूले के रूप में, तो फार्मूला इसका कुछ खास है नहीं, बस अपनी समझ के लिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ए गुणे बी कर सकते हो या बी गुणे ए कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर ए, ऐसा करिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी प्लस सी प्लस ए, या हम इस तरीके से कर सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के नीचे आप ए वाला वही चीजें कर दीजिए, जो चीजें ऐसे हैं बस यही पर आप गुणा का निशान लगा दीजिए, चीजें आपको वही मिलेंगी, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला जो आता है आपका नियम, वो आता है आपका वितरण का नियम। किसका नियम आता है, गुणा का वितरण नियम, ठीक है। गुणा का योग पर वितरण नियम, ऐसा है, गुणा का योग पर वितरण नियम। तीसरा नंबर है क्या कि गुणा का योग पर वितरण नियम, ठीक है। गुणा का योग पर वितरण नियम, ठीक। अगर कोई संख्या, जैसे हमें जो है गुणा करना है इस पे, इसको हमें गुणा करना है, तो जब हम कोष्टक खोलते हैं तो इसके सभी में गुणा हो जाएगा। कुछ यूं समझिए, क्या है कि ये बंद कमरा है, ठीक है, बंद कमरा है, बाहर पूरा पानी भरा हुआ है, बाहर पूरा पानी भरा हुआ,
जैसे ही हम यहाँ से खोले इस कमरे में क्या भर जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा ना। तो इसमें जो भी सामान रहेगा भीग जाएगा, किससे, पानी से भीग जाएगा ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, वैसे भी सेम यहाँ पर भी है कि जब यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जाएगा किससे, सभी से मिल नहीं जाएगा, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जब कोई भी ब्रैकेट हटेगा तो उसके स्थान पर गुणा आता है, किसके, उसके स्थान पर क्या आता है, गुणा। तो जब ये अंदर घुसेगा तो 3 से गुणा करेगा, ठीक है, प्लस ये भी रहेगा और इसमें भी, इससे भी तो मिल जाएगा, ठीक। अब इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाता है आपका 6, ये आ जाता है 10, ये आ गया कितना, 16, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। यही चीजें क्या है कि गुणा को करना है हमें आसान। जैसे आपसे कहा दिया जाए कोई बड़ी संख्या, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपसे कहा दिया जाए कि आप हमें 105 में जो है आप 25 का गुणा करके हमें बताइए क्या होगा। तो हमें तो 105 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 25 का तो आता है। तो हम क्यों ना ऐसा कर दें कि 100 में हम 5 जोड़कर अब इस तरीके से कर लें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 25 का गुणा 100 में कराएंगे 2500 हो जाएगा, और 5 में कराएंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब सभी को लेंगे क्या जोड़, तो कितना आ जाएगा, 2625 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम संक्रिया यहाँ पर किए, ये किसके आधार पर किए, गुणा का योग पर वितरण नियम के आधार पर किया यहाँ पर, ठीक है। यही चीज यहाँ पर ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक, कि हम गुणा या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका मान 16 आएगा, या इस चीज को हम किस रूप में लिख दें, इस रूप में लिखकर फिर गुणा कराएंगे तब भी आपका मान कितना आएगा, इतना ही आएगा। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तब भी मान कितना आएगा, आपका 16 ही आएगा। तो कहने मतलब क्या है कि ब्रैकेट में जो भी रहेगा गुणा रहेगा, ठीक है, वो उस पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, या उसमें जो भी रहेगा आपका समान हो जाएगा, ठीक है। तो योग पर वितरण नियम का ये लागू होता है। या आप समझ लीजिए योग पर ना करके हम यहाँ पर कर सकते हैं कि वितरण नियम का, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस वाला करेंगे तो माइनस बी वाला यहाँ पर फॉलो करेगा, ठीक है, माइनस वाला भी यहाँ पर फॉलो करेगा। हालांकि यहाँ पर हम लोग योग पढ़ रहे हैं तो इसलिए योग बता रहे हैं, ठीक है। घटाव का वितरण नियम इसमें भी लागू हो जाएगा। तो ये नियम आपका क्या कहता है कि यदि a b धन c इस रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, a गुणे b धन a गुणे c, a गुणे c, ठीक है, ये नियम कहता है। लेकिन यदि यहीं पर हम लोग घटाव का भी करें तो वो भी क्या रहेगा, उस पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरण नियम लागू हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, a गुणे b माइनस c गुणे a, ठीक है। सपोज दैट जैसे आपसे कहा दिया जाए 99 गुणे 15, चलिए हमें इसका बताइए जो है गुणा कितना होगा। तब आप कंफ्यूजन हो गया, अरे बड़ी समस्या हुई, हमें 99 का पहाड़ा या इसमें गुणा करने जाएंगे तो हमें समय लगेगा। लेकिन यही चीज यदि हम इस तरीके से लिखते हैं, क्या आपको अब गुणा करने में कठिनाई होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 15 गुणे 100 ये आपका 1500 हो गया, और माइनस 15, और इसको जब हम लोग घटा देंगे तो 5 यहाँ पर 8 1485, ठीक। ये आपके लिए क्या हो गया, सरल हो गया। तो ये भी इस तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पर ये भी इस पर क्या हो गया, वितरण हो गया। तो वितरण का नियम यही लागू कर, यही कहता है कि यदि कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या है अंदर जाएगी तो सभी से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगा, सभी से क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। चाहे यहाँ पर आपका क्या हो, माइनस हो या चाहे आपका प्लस हो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वितरण नियम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आपका वितरण नियम हो गया, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं आपको, अभी अभ्यास जमकर करेंगे। चलिए अगला क्या कहता है आपका चौथा नियम, संवरक का नियम, संवरक का नियम, ठीक है। देखिए कंफ्यूज अक्सर लोग हो जाते हैं कि संवरक का नियम कहता क्या है। हालांकि ये कुछ है नहीं, ये नियम कुछ खास है नहीं, बस यही कहता है कि आप जो भी करिए आप वही लेकर आइए। जैसे मान लेते हैं
कि हम ये कोई पानी है, ठीक है, पानी है, ये कोई वस्तु है, ठीक, इस वस्तु को हमने पानी में डाला, ठीक है, और पानी में से डाला तो वही वस्तु हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो जो भी वस्तु हम इस पानी में डालते हैं वही वस्तु हमें जब प्राप्त हो, समझ लीजिए वही क्या कहलाएगा, संपर्क नियम। सपोज, ठीक है, ये संख्याओं में कैसे लागू होता है, जैसे एक हम लोग दो धनात्मक संख्याएं हम लोग जोड़ रहे हैं, तो दो धनात्मक संख्या हम जोड़ रहे हैं तो हमें मिल क्या रही है, एक धनात्मक तो संख्या मिल रही है, एक हमें क्या मिल रही है, धनात्मक संख्या मिल रही है, अर्थात हम धनात्मक में धनात्मक जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो यही क्या कहता है कि जब दो समान चीजों को जोड़ा जाए तो वही समान चीज क्या हो, परिणाम प्राप्त हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, संवर्ग नियम कहलाएगा। ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो पांच भी क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो ये आपका क्या ऐसा नियम हो गया, संवर्ग का नियम हो गया, ठीक है। जैसे यदि -2 -3 इसको जो है इसका परिणाम कितना आएगा, -5, अर्थात दो ऋणात्मक संख्याओं को हमने यहाँ पर जोड़ा तो दो ऋणात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या मिली, अर्थात परिणाम भी क्या मिला, ऋणात्मक में ही मिला, और यहाँ पर जोड़ा क्या रहे हम लोग, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं ऐसा याद रखिए, घटा रहे हैं मतलब समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे, इसको आप याद रखिए। देखिए समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, ठीक है, समान चिन्ह आपके जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह आपके घटते हैं, इसको याद रखिए, ठीक है। समान चिन्हों का गुणा प्लस होगा, विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होगा, ये याद रखिए, कभी नहीं आप भूलेंगे, ठीक है। और कहीं कुछ रट्टे मत जाइए, रट्टे आप यदि रट्टा मार लेंगे समझ लीजिए आप पक्का भूलेंगे, ठीक है। तो आप यूं समझ लीजिए कि हमने किसी चीज में किसी कोई वस्तु डुबोया, जैसे ही मार्कर है तो हमने जो है मार्कर को पानी में डुबोया, फिर पानी में से हमने मार्कर ही निकाल लिया, तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात ये काला था ये सफेद है, ठीक है, तो ये काला और सफेद हमें पुनः प्राप्त हो गया, तो मैंने जैसे डाला था उसमें उसी तरीके से मैंने निकाल लिया। तो यही क्या कहता है, यही आपका संवर्ग नियम कहता है कि आपने दो एक धनात्मक संख्या में दूसरी धनात्मक संख्या आपने जोड़ी और उस आपको परिणाम क्या प्राप्त हुआ, एक धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ, और ये इस तरीके का परिणाम क्या कहलाएगा, या ये नियम क्या कहलाएगा, आपका संवर्ग नियम कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर संवर्ग नियम सभी पर फॉलो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन यदि आपसे कहा दिया जाए कि -2 धन 3, ठीक है, अब ये आपको प्राप्त हो गया एक, ठीक, तो अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ये आपकी ये कई यहां पर कई सारी कंडीशन होती है, मान लेते हैं ये पूर्णांक है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तो ये आपकी प्राप्त क्या होगी, मान लेते हैं ये भी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है जब एक पूर्णांक में एक प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं तो हमें एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, लेकिन हमेशा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, तो ये संवर्ग नियम हमेशा ये इस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अब आपको वहां पर प्रश्न दिया जा सकता है कि अगर वहां पर सिचुएशन समान दी जाए, जैसे आपसे कहा दिया जाए कि एक पूर्णांक में जब दूसरा पूर्णांक घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, जो भी कर ले, क्यों, क्योंकि यदि 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा, -1 कैसी संख्या आपकी पूर्णांक संख्या, या वहीं पर हम 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है, तो ये भी क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है, या 4 में से हम 4 घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो हम पूर्णांक निकाल रहे हैं, प्राकृतिक में प्राकृतिक जोड़ते तो प्राकृतिक निकालते हैं, लेकिन प्राकृतिक में से प्राकृतिक संख्या को घटाते तो प्रत्येक दशा में प्राकृतिक संख्या ये संभव नहीं है। कारण क्या है कि मान लेते हैं बड़ी वाली प्राकृतिक संख्या में से छोटी वाली प्राकृतिक संख्या को घटाएंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, लेकिन छोटी से प्राकृतिक संख्या में बड़ी प्राकृतिक संख्या को घटाएंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होगी, ठीक है, हमें प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो आप यहां पर इस संवर्ग नियम का तात्पर्य बस इतने ही समझिए कि जो भी डालिए वही निकालिए, वही आपका क्या कहलाएगा, संवर्ग नियम कहलाएगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन के आधार पर काम करेगा कि फॉलो करता है कि नहीं करता है, जैसे आपके पूर्णांक पर लागू होगा, आपके पूर्णांक पर लागू होगा, पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का गुणा कराने पर हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि
हम प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या में गुणा कराएं तब भी प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम कह दें प्राकृतिक संख्या में से घटाने पर हमें क्या प्रत्येक दशा में प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या बड़ी में से छोटी प्राकृतिक संख्या को घटाएगी तब तो हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। लेकिन वहीं पर यदि हम छोटी में से बड़ी को घटाएंगे तो प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी। तो संवर्ग नियम प्रत्येक दशा में लागू सभी पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप लोग जो है इतना अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग किस पर? दशमलव पर। ठीक है, हम आते हैं किस पर? दशमलव पर। ठीक, दशमलव। ठीक है, देखिए दशमलव में आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। या तो आपसे आरोही अवरोही क्रम ही पूछा जाता है और कुछ नहीं, और एक नंबर समझ लीजिए इसका फिक्स है। एक नंबर इसका आपका फिक्स है, बस समझ लीजिए एक नंबर आना इससे तय है। तो देखिए हम जो है कैसे जो है समझेंगे कि कौन सी दशमलव संख्या छोटी है और कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है। ठीक है, दशमलव में आपको बस यही चीजें समझनी है। प्रकार इसमें नहीं पूछा जाता है कि इसके 3 प्रकार होते हैं, वो आपके नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मुख्यतः 2 होते हैं, उसको कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 होता है, एक होता है शांत होता है, एक अशांत होता है। ठीक है, अब इसको जो है अशांत को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है जिसकी आवृत्ति होती है और एक जो होता है आवृत्ति, और एक होता है अनावृत्त या आवर्ती। आप यूं कर लीजिए, आप आवृत्ति को छोड़िए, आवर्ती। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? अनावर्ती। आवर्ती, ठीक है, आवर्ती अनावर्ती। ठीक, इस तरीके से बांट दिया जाता है। तो हालांकि आपसे ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे जो पूछी जाएंगी वो आपका रहेगा आरोही अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम। तो देखिए एक चीज समझिए, जैसे ये आपका क्या हो गया? ये दशमलव लग गया। ठीक है, दशमलव के इधर आपकी जो भी संख्या रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? ये पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा पूरा, पूर्ण मतलब आप समझ लीजिए समूच। ठीक है, समूच। जैसे क्या है, अभी ये पेन पूरा पूरा है, ठीक है, लेकिन इसी में से इसी कैप को निकाल दिया गया तो ये क्या हो गया? समूच नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा इसका गायब हो गया। कौन सा? ये कैप गायब हो गया। ठीक, तो ये समूच नहीं रह गया। ठीक है, जैसे यहां पर भी है कि ये जो भी चीजें हैं कहने मतलब उसका निकाल दिया जाए। जैसे क्या है, ये कोई वस्तु है, ये पूरा क्या है? समूच है, सब पूर्ण है, पूर्ण। ठीक है, अब इसी में से क्या है कि हमने एक हिस्सा निकाल के अलग लिया। समझ लीजिए बिस्किट था, इसमें से खा ली, इतना बचा, तो ये क्या हो गया? समूच नहीं रह गया। फिर क्या आ गया? इसका थोड़ा सा अंश रह गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके इधर जो संख्या रहेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी दशमलव कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? आपकी दशमलव कहलाएगी। ठीक है, अर्थात उसका जो हिस्सा कितना बच रहा है वो चीजें आपको प्रदर्शित कर रहा है। कि जैसे मान लेते हैं क्या लिखा गया है कि एक लिखा गया है 2.25। ठीक है, 2.25 लिखा गया है यहां पर आपको। ठीक है, तो यहां पर ये जो 2 है ये आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये 2 है आपका पूर्ण संख्या है, और दशमलव के इधर वाली जो संख्या है ये आपकी कैसी संख्या है? दशमलव संख्या। कैसी संख्या है आपकी? दशमलव संख्या है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि इधर हम लोग चलते हैं इकाई दहाई। कैसे चलते हैं हम लोग? इधर इकाई दहाई पढ़ते हैं। जैसे एक समझ लीजिए, इसका फॉर्मेट आप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये आपका यहीं से प्रश्न बनेगा। जैसे ये आपका क्या हो गया? दशमलव हो गया, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कोई अंक था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका दशमलव। यहां से एक प्रश्न हमेशा बनता आया है दशमलव, और इसको आप बारीकी से समझिए। ये आपका क्या है? ये आपका है इकाई। क्या है आपका? ये इकाई। ये आपका क्या है? दहाई। ठीक है, ये आपका क्या है? सैकड़ा। ये आपका क्या है? हजार। ये आपका क्या है? 10,000। इधर ऐसे जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या कहेंगे इसे हम लोग? दसवां भाग। क्या था भाग? दसवां भाग। ठीक है, ये आपका 100वां भाग। ठीक है, ये आपका 1000वां भाग। ये आपका 10,000वां भाग। ठीक है,
10,000वां भाग। इस तरीके से चलता है। अर्थात आप यूं कह सकते हो आप इसे कि इधर ये इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब ऐसे। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 1 बटे इतना, सॉरी 10 से शुरू होगा ना, 10वां भाग मतलब 1/10, 10वां भाग मतलब 1/10, 100वां भाग मतलब 1/100। ठीक है, हजारवां भाग मतलब देखिए यहाँ पर हजार नहीं लिखे ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/1000वां, 1/1000। अर्थात किसी संख्या में हम लोग जब कोई संख्या है तो उसका 1000वां भाग, ठीक है, इधर लिखा गया है। ठीक, अच्छा यहाँ छूट गया था ना, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 1000, ये आपका 10,000वां भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा आपका, ये आपका 10,000वां भाग हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर एक चीज पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है क्या कि 10 दहाई धन 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा धन एक सॉरी 6 इकाई, 6 इकाई, इसका मान कितना होगा। एक तो ये प्रश्न आता है आपका, और ये आपके यहां से प्रश्न आते हैं, ये आपके इधर वाले प्रश्न ये वाले बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दहाई मतलब कितना होता है 10, तो 10 गुणे 100, सॉरी 10। ठीक है, धन 5 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 100 से गुणा करा दीजिए, धन 6 गुणे इकाई मतलब 1। अब सभी का गुणा कर लीजिए, क्या हो गया आपका 100 हो गया, ये आपका कितना हो गया 500 हो गया, और ये आपका 6। अब इसका मान कितना आ गया आपका 5 1 6 606 आ गया। आपका इतना मान होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर दिए जो है खटाक से इसको इस तरीके से किए, इसको इस तरीके से किए, लो जोड़ दिए, आ गया 516, पा जाएंगे डबल जीरो। ठीक है, उसको नहीं करना है, हमें इस तरीके से हल करना है। अभी इस पर और हम सारा एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम लोग दशमलव को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पर आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग दशमलव पर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, अब आपसे पूछा जाता है क्या, किसमें छोटा बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, या आपसे आरोही अवरोही क्रम पे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, दशमलव के जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे वैसे ही वैसे संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जैसे दशमलव के नीचे आगे जितनी भी बड़ी अंक रहेगा, जितनी भी क्या होगी यहाँ पर बड़ा अंक रहेगा, वो संख्या क्या होगी उतनी ही बड़ी होगी, वो संख्या क्या होगी उतनी ही बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 5 लिखा गया ना, और यहाँ पर एक 6 लिखा गया है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। लेकिन यहीं पर 7 आ जाता तब कौन बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। 8 लिखा होता तो यहाँ पर कितना हो जाता, और 9 लिखा हो जाता तो कितना हो जाता। ठीक है, हम वरीयता क्रम इसी आधार पर चेक करेंगे, हम लोग वरीयता क्रम इसी आधार पर चेक करेंगे कौन सा छोटा बड़ा है। ठीक है, इसका क्रम ही हमारा होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ये इसकी आगे वाली जो संख्या रहेगी उसको लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसको हम लोग छोड़ क्रम के बड़ा, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, मान लेते हैं ऐसे कुछ मान लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं यहीं पर हमारा 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर ये आ गया। तब हम इसको क्या करते हैं, तो देखिए ये इसको आप देखिए, तो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा। मान लेते हैं हम लोगों को क्या करना है, आरोही निकालना है। कहाँ निकालना है, आरोही। तो आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटा कौन सा होगा, तो हम लोग चेक करते हैं कि इन सभी में छोटा कौन सा। थोड़ा सा देखिए, तो पहले हम लोग आगे वाले को पकड़िए, जो पहले आगे रहेगा वही पकड़ा जाएगा पहले। ठीक है, तो उसको पकड़िए, तो उसमें देख रहे हैं कि ये छोटा है, ये सबसे छोटा मिला। चलिए इन दोनों को हम लोग रख लेते हैं, लेकिन इन दोनों में छोटा, अब देखिए ये 4 और इन दोनों को मिलाइए, ये समझ लीजिए 52 ही आपका 54 है। तो सबसे बड़ा छोटा कौन होगा, 52 होगा ना, क्योंकि दो क्या है, ये छोटा है, तो ये हो गया। फिर आपका क्या आ गया 54। अब 5 के बाद फिर छोटा कौन मिलेगा आपका, 6 मिलेगा, 6 के बाद आपका छोटा 8 मिलेगा, 8 के बाद आपका 9 मिलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको हल करना है इसे। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से इसे हल करना है। अब जैसे आपसे एक जो है प्रश्न पूछा जाता है, क्या है, मान लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा दिया गया है कि 5.505। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ही तरह का हम लोग लेते हैं 0.5 5, ठीक है 0, इस तरीके से। एक आपसे कहा दिया जाए 0.5
5 0 और एक आपसे कहा दिया जाए क्या 5.05, ठीक है, आपसे इस तरीके से कहा दिया जाए। तो अब देखिए इसको आपको करना है, तो आप एक चीज याद रखिए, जब भी आप इसे सवाल इस तरीके के सवाल रखिए तो आप इसमें एक चीज करिए कि सबसे देखिए किसमें सबसे ज्यादा अंक है, किसमें सबसे ज्यादा अंक है। तो हम इसमें देख रहे हैं 4 अंक है, हाँ इसमें तो ज्यादा अंक है, इसमें भी 4 दिख रहा है, इसमें 4, लेकिन इसमें हमें दिख रहा है कितना 5 अंक है ना, इसको भी 5 बना डालो। क्यों? क्योंकि दशमलव के उधर चाहे जितना जीरो बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके उधर कितना भी जीरो बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 505, ये ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 5.0, उतना ही रहेगा, 4 के बराबर हमें लाना है। ये आपका क्या रहेगा 5 ये डबल जीरो और इधर ये 0050, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस तरीके के आ गया ना, तो हम देख क्या रहे हैं कि इसके जो इकाई वाला अंक है ये तो समान है सब, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को क्या है, ये तो समान दिख रहे हैं। मान लेते हैं अगर हम ऐसे ऐसे इसको बंद कर देते, ऐसे बंद कर देते, तो हमें दिख क्या रहा है 5 ही दिख रहा है ना, तो 5 दिख रहा है, तो दोनों में छोटा बड़ा तो पता ही नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इस स्थान पर जाना है, पहले वाले को, दशमलव के स्थान के पहले वाले को पकड़ना है, पहले वाले को पकड़ना है। तो जब हम लोग पहले वाले को पकड़ेंगे तो दशमलव में देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो ये दोनों क्या हो गए छोटे हो गए, ये दोनों क्या हो गए छोटे हो गए, ठीक है। अच्छा इनको दोनों को कहा नहीं हम पहले पकड़ रहे हैं, तो इनको दोनों दोनों को इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों लोग 5 हैं, ये दोनों लोग 5 हैं, तो इन दोनों से इन ये और ये जो है इससे क्या है बड़े हैं और इससे भी बड़े हैं, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए अब हमने कहा था आपको कि अगर दोनों ये भी समान मिल जाएगा तो हम अगले वाले पे जाना है, हमें क्या करना अगले वाले पर जाना है। तो यहाँ पर 5 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया 5 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। तो समझ लीजिए क्या कि आप यूं समझिए, आप यूं समझिए, इसको हम यदि मिटा दें तो ये आपका 0 हो गया और ये भी आपको यहाँ से हम मिटा दें तो 5.05 है और एग्जैक्ट ये कितना है खाली 5 है, ठीक है। तो आप अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, अभी नहीं समझे, थोड़ा सा और सोचिए कि आपके पास 5 रुपया 5 पैसा है और इसके पास खाली खाल 5 रुपया है, तो कौन ज्यादा हुआ है ज्यादा हुआ ना, तो छोटा कौन हुआ है, ठीक है। समझ में आया ना कि ये आपका क्या हो गया, ये 5 पैसा है, 5 रुपया 5 पैसा और केवल कितना 5 है, तो 5 पैसा ज्यादा नहीं हो गया, तो बड़ा कौन हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको पुनः इस तरीके से लिख दे रहे हैं। तो अब हमारे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सबसे छोटा 0.0050, ठीक है, उससे छोटा आपका ये हो गया, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5 है, तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की तो लड़ाई खत्म, अब हमें इन दोनों पर ध्यान देना है, हमें इन दोनों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये भी बड़ा है ये भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया और यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई 5 आ गया, तो 0 बड़ा है कि 5 बड़ा है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए ये दोनों बराबर हो गए, तो दोनों बराबर हो गए तो कट्टे कुट्टे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 0 आ गया यहाँ पर 5 आ गया, तो बड़ा कौन हुआ ये हुआ ना, छोटा ये हुआ, तो इसके बाद क्या आ जाएगा 5 ये आ गया कामा 5.5, ठीक है। यदि फिर भी ना समझ पाए तो अंतिम का 2 अंक गायब कर दीजिए, है 5 रुपया 50 पैसा है 5 रुपया 55 पैसा है, कौन बड़ा हुआ 5 रुपया 55 पैसा बड़ा है कि 5 रुपया 50 पैसा बड़ा है, तो हम कहेंगे ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा, तो इसके बाद क्या रहेगा इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे, ठीक है। अब हमारे ख्याल से आप तो इसका क्या हो जाएगा आरोही क्रम ये होगा, और वही करना है तो इधर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलिए तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर आधारित जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कराते चलेंगे, ठीक है, करते भी चलेंगे। चलिए आइए देखिए आपके जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया होगा स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, एक जो क्वेश्चन आया है क्या कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसा
जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि रोमन अंकों का आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसी संख्याओं की तरह क्यों नहीं होता। तो इसमें देखिए विकल्प में क्या है कि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंक थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। रोमन अंक का मतलब जो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4 ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या है, रोमन अंक है। ठीक है, अरबी उर्दू का मतलब वही हो गया कि आपका उर्दू वाला जो संख्या है उसको, उससे तात्पर्य है। ठीक है, अगला दूसरा विकल्प क्या कह रहा है कि रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना जटिल कार्य है। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इससे संख्या बनाना क्या है, बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन कार्य है, तो ये भी विकल्प लग सकता है ना। ठीक है, अगला विकल्प भी पढ़िए। तो बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भ्रमित अर्थात ये निगेटिव शब्द आया, तो भ्रमित ये निगेटिव शब्द को यहाँ पर हमें क्या करना है, हटाना। हमें निगेटिव यहाँ पर शब्द का प्रयोग या सेंस का प्रयोग कभी नहीं करना है। ठीक है, सेट में याद रखिए जहां भी निगेटिव बात कहेगा वहां पर उस विकल्प को टच ही नहीं करना है, दिमाग से निकाल दीजिए, उस पर सोचना ही बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रमित अर्थात ये निगेटिव सेंस दे रहा था, इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, तो ये भी सीटेड में कहा था ना कि रटने पर जोर नहीं देता, करके सीखने पर ज्यादा जोर देता है। तो यहाँ पर जो याद करना वाला शब्द आया है ना, उसको हमें क्या कर देना, भूल जाना। इसको अब छोड़िए, हटाइए, ये दोनों विकल्प क्या हो गया आपके खत्म। ठीक है, ये दोनों विकल्प खत्म। अब बी वाला क्या है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन डी वाले को भी हम लोग देख लेते हैं कि डी वाला क्या कहता है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणा आ गई है। ठीक है, तो स्थानीय मान की अवधारणा को हमें पहले समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो देखा था, दशमलव में जो चीजें अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, स्थानीय मान से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें रोमन अंक में हम इसमें नहीं बता सकते कि इसमें इसका स्थायी मान या इसमें इकाई दहाई कितना, समझिए थोड़ा सा, इसमें इकाई दहाई कितना है। जैसे आपसे कहा दिया जाए ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये तो 11 है। ठीक है, लेकिन आप इसमें हमें बताइए कि इसमें जो है इकाई अंक कितना है और दहाई अंक कितना है। अगर यही चीज इस तरीके से लिख दिया जाए क्या, अब बताइए, अब इसमें इकाई अंक कितना और दहाई अंक कितना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें हम स्थानीय मान की अवधारणा को हम इससे तो समझा नहीं पाएंगे कि भैया ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है। इकाई में अगर 2 अंक की संख्या लिखनी है तो उसमें 2 अंक होने चाहिए, लेकिन अगर हमें 2 अंक संख्या, ये 2 ही अंक तो है। ये कितना है आपका, ये आपका है 14। ये आपका कितना है, 14। तो अब ये बताइए लग क्या रहा है, ये तो 3 अंक लग रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें हम लोग इकाई दहाई की अवधारणा से हम लोग यहाँ पर परिचित नहीं हो पाते, या इकाई दहाई की अवधारणा इसमें नहीं हो पाता है, इसीलिए जो ये रोमन अंक है इसको जो है आमतौर पर गणना में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या, अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया। देखिए यहां पर जो है ये जो प्रश्न आया है, अभी आपको जो मैंने नियम बताए हैं उसी नियम पर आधारित है, उसी नियम पर आधारित है। कह रहा है क्या कि यहां पर ऐसा हो जाते हैं हम 16 गुणे 25। ठीक है, इसको कैसे किया उसने कि 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसको सरल करने के लिए क्या किया इसने, कुछ इस तरीके से गुणा कर दिया। ठीक, ये आपका कितना आ गया 40, ये गुणे 10, अब ये 50, कुछ इस तरीके से उसने किया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने किस नियम का प्रयोग किया। अब ये बताइए हमें ये किस नियम का प्रयोग हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया था क्या कि आप 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 कैसे भी करते चले जाइए, ये आपका कैसा नियम कहलाएगा, साहचर्य का नियम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर को तो यहाँ पर क्या है, गुणा का तो वितरण नियम लागू नहीं हो रहा है, तो वितरण नियम कहीं पर है नहीं, तो यहाँ पर होगा नहीं। विकल्प से आइए हम लोग विकल्प से करते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए वितरण नियम कहीं सिद्ध होता है यहाँ पर,
वितरण नियम क्या कहता है, या तो प्लस या तो माइनस हो, उस पर क्या हो, बदल जाए। ठीक है, वितरण नियम क्या कहता है, या तो ए इस तरीके से हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी गुणे ए हो जाएगा। ठीक है, या आपका यहाँ पर माइनस होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो सी वाला विकल्प क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, पुनरावृत्ति, यहाँ पर कहाँ पर क्या कोई पुनरावृत्ति बार बार थोड़ी ना सेकेंड से प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर कोई पुनरावृत्ति का नियम तो है ही नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये विकल्प आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, अब भाई 8 का उल्टा करेंगे तो 1/8 होगा ना गुणा, तो प्रतिलोम, ऐसा तो कुछ कहीं यहाँ पर किया नहीं इसने, तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत, तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका साहचर्य नियम। वैसे भी देख लीजिए इसमें जो है एक किनारे से एक तरीके से देखा जाए तो गुणा किया उसने, बस यही अंतर किया है कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर देखिए, उसको भी छोड़ दीजिए, मैंने आपको बताया था क्या कि आपको सरल करना है, गुणा को करना है क्या हमें सरल, कि अगर इस तरीके से गुणा दे दिया जाए, इस तरीके से गुणा दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, है पहले इसी पर दोनों पे थोड़े ना टूट पड़ेंगे, हम इसमें यहाँ से ढूंढेंगे कि कहाँ से हम लोग सरलता से सरल गुणा किया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे कि 28 गुणे 16 इस तरीके से करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि 8 गुणे 7 को कर लेते हैं और 2 गुणे 4 को कर लेते हैं, यहाँ से गुणा करना आसान हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि 7 गुणे 2 इस तरीके से करके 8 गुणे 4 इस तरीके से भी गुणा कराएंगे। वही चीज तो ये लड़का कर रहा है यहाँ पर, ये कक्षा 3 का जो बच्चा है वो यही तो कर रहा है, अपने गुणा को क्या कर रहा है सरल, उसे ना तो 16 का पढ़ना आता ना तो 25 का पढ़ना आता है, लेकिन उसने क्या किया, इस तरीके से उसने तोड़ दिया। अब क्या हुआ कि 8 का गुणा इसने 2 से करा दिया, सॉरी 5 से, क्योंकि यहाँ से गुणा करना सरल हो गया। ठीक है, अब 16 गुणे 5 से कराता तब भी उसके लिए पढ़ना पढ़ना मुश्किल हो जाता, लेकिन 8 का पढ़ना और 5 का पढ़ना उसे आता है, समझ लीजिए, तो उसके लिए क्या हो गया, आसान हो गया गुणा कराना। अब उसके लिए क्या हो गया आसान, सॉरी यहाँ पर 400 रह आसान हो गया यहाँ पर गुणा कराना। ठीक, तो अब यहाँ पर ये कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, ये आपका साहचर्य नियम फॉलो हो रहा है। कौन सा नियम फॉलो हो रहा है यहाँ पर, साहचर्य का नियम फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए यहां पर अगला प्रश्न, पढ़िए और हमें उत्तर देने का प्रयास करिए, पढ़िए और सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। बहुत मजेदार सवाल है और ये अक्सर पूछा भी जाता है और बहुत सरलता से उत्तर आएगा। ये वाला जो प्रश्न है आपका, ये बहुत ही सरलता से प्रश्न आएगा ये। ठीक है, और इसमें आप यदि सोच रहे होंगे इधर उधर की चीजें तो आप भूल जाइए। जैसे इसमें कहा है क्या कि 83 में से कितना घटा रहा है ये, 27 को, और कितना ला रहा है, 64 ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए किसने क्या किया है कि 7 में से 3 को घटाया 4 और 8 में से 2 को घटाया 6। तो एक चीज साफ है, एक चीज यहाँ पर साफ दिख रही है कि वो तो घटाना तो जानता है, अगर घटाना ना जानता तो 8 में से 2 घटा के 6 नहीं लाता और ना 7 में से 3 घटा के 4 लाता। ठीक है, घटाना तो वो जानता है, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाया जाए, ये विकल्प तो वैसे ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घटाना जान रहा है। अगला क्या कर रहा है, बच्चा 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, अगर जानता तो फिर ये गलती नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए दूसरा विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, ये क्या कर रहा है अगला विकल्प, यह एक गलती है, मान लेते हैं भाई गलती है, और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। लेकिन फिर वो तो क्या हो गया, रटाने वाली बात हो गई, बार बार अभ्यास करेंगे तो अब कोई समस्या तब तक नहीं खत्म होगी जब तक उसका सही सॉल्यूशन ना पता चल जाए किस कारण हो रहा है, कारण का पता लगाना है। जैसे क्या है कि आप समझिए कि आपको बार बार बुखार आ रहा है, ठीक है, बार बार बुखार आ रहा है आपको, आप वही दवा खा रहे हैं, चलिए कालपाल पैरासीटामोल खा लिए, ठीक है, आज ठीक हो गया, हम कल फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, बार बार आ रहा है, तो आप क्या करोगे वहां पर, आप अब उसकी जांच कराओगे। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई कोरोना का तो लक्षण नहीं है, या कोरोना ना हो तो कहीं हमें टाइफाइड का तो कोई समस्या ना हो, तो जब तक हम उस कारण की खोज नहीं करेंगे, उस कारण का शेष नहीं बताएंगे, तब तक हम कितनी बार अभ्यास क्यों ना कर लें,
कभी वो सही कर पाएगा जीवन में? कभी नहीं सही कर पाएगा। अगर इस तरीके के सिचुएशन दिखेगा तो कर लेगा, लेकिन अभी वहीं पर इस तरीके से दे दिया जाए, क्या अगर वो चीजें इस तरीके से आ जाए और कहा दे अब इसमें में से अब घटाइए, तो भूल जाएगा, कहेगा यहाँ पर 3 था यहाँ पर 7 था तब घटाए थे, अब यहाँ पर कैसे घटाएंगे, तो भूल जाएगा ना। तो इस तरीके की स्थिति बनेगी तो घटा पाएगा। तो इस तरीके से इसलिए इसके लिए जो है जरूरी क्या हो जाता है कि हमें इसमें स्थानीय मान की संकल्पना ढूंढना पड़ेगा। देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग ये किस पर लगता है? आपके स्थानीय मान पर आधारित लगता है, ठीक है। जैसे हमें जो है गुणा ही करना हुआ इसका, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, पुनः हमको यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर अब दहाई के अंक पर चले गए हैं। हम लोग कहाँ पर चले गए हैं? दहाई अंक का गुणा करने चले गए हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, दहाई अंक से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप नोट करके लिख लीजिए, एक नोट डालिए, नोट करिए, लिखिए। इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए, इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए, इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए, इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा के आधार पर, स्थानीय मान की अवधारणा के आधार पर किया जाना चाहिए। अर्थात इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग करना चाहिए? स्थानीय मान की अवधारणा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विकल्प सही हो जाएगा डी वाला विकल्प, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, ठीक है। हमें पहले उसकी धारणा को सही करना होगा, फिर अपने आपको फिर बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आप इसकी स्थानीय मान की अवधारणा बताएं यहाँ पर, तुरंत बच्चा सही करना शुरू कर देगा। तो अब बार बार अभ्यास करेगा तो स्थानीय मान का आधार पर जब हम बार बार अभ्यास कराएंगे तो वो और क्या हो जाएगा, उसमें पकड़ मजबूत हो जाएगी। और वैसे ही बता देंगे तो क्या रहेगी, पकड़ कमजोर रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर कि आप बार बार दवा खाइए तो आपको फिर बुखार होगा, निश्चित होगा, जब तक उसका सही इलाज नहीं होगा, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि इसमें हमें क्या करना है कि स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसी पर आधारित एक और प्रश्न है, इसी पर आधारित एक और प्रश्न है क्या कि कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार की प्रक्रिया करता है। देखिए प्रक्रिया क्या है, 11 8 4 2, ठीक है, इस तरीके से करता है। बच्चे में कमी है, बच्चे में कमी है, अर्थात इस तरीके की जो प्रक्रिया किया, किस कारण इसने किया, योग के कौशल का। तो अब यहां पर सोचिए अगर योग का कौशल होता तो ये जोड़ पाता 8, किस तरीके से जोड़ता है यहाँ पर, हाँ ये इस तरीके से इसने किया है। आप ये समझ लीजिए हमें इस तरीके से जोड़ना था और बच्चे ने जोड़ा क्या है, उसको इस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। बच्चे ने इसे इस तरीके से जोड़ा है, ये इस तरीके से इसने जोड़ रखा है बच्चे ने, ठीक है, इस तरीके से जोड़ रखा है। तो अगर उसके योग कौशल में कमी होती तो 8 6 14 यहाँ पर 4 नहीं क्यों लिखता, ठीक है। योग कौशल में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। चलिए स्थानीय मान की अवधारणा, ठीक है, स्थानीय मान की अवधारणा ये मान सकते हैं, ठीक। फिर क्या है, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल। पुनर्समूहीकरण यहाँ पर से तात्पर्य कोई लेना देना नहीं है, क्यों, यहाँ पर समूह बना के जोड़ने से कोई तात्पर्य नहीं। योग के सही क्रम की अवधारणा, सही क्रम की अवधारणा से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम चाहे यहाँ रख दें, लेकिन हमें स्थानीय मान पता रहेगा तभी हम जान पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी चाहे आपके जोड़ घटाना पर आ जाए, चाहे आपके गुणा पर आ जाए और चाहे यहाँ पर आ जाए, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो वो उसकी किसकी संकल्पना को दूर करना, हमें उसकी स्थानीय मान की जो कमियां है उसे हमें दूर करना होगा, ठीक है। तभी अवधारणा क्या होगा, वो बच्चा समझ पाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा कि स्थानीय मान की अवधारणा की क्या है, इसमें कमी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए क्या कहा जा रहा है
कि 2 अंकीय संख्याओं को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, पहले आप प्रश्न समझिए, उत्तर आपने आप दे ले जाएंगे। ठीक है, पहले आप प्रश्न समझिए, क्या कह रहा है प्रश्न कि 2 अंकीय संख्या मान लेते हैं 25, ठीक है, गुणा में एक अंक मान लेते हैं 6 या 25 गुणे मान लेते हैं 16। ठीक है, इसकी संकल्पना को समझना है तो निम्नलिखित में से किसकी पूर्व जानकारी होनी चाहिए। पहला, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। ठीक है, योग का क्रम विनिमय गुणा। अगला, गुणन का क्रम विनिमय गुणा। ठीक है, योग का क्रम विनिमय गुणा। तो बताइए हमें, योग का कहीं क्रम विनिमय गुणा हम लोगों ने देखा? योग का तो योग पर वितरण नियम, गुणन का योग पर वितरण नियम तो देखा, लेकिन योग का गुणा क्रम विनिमय नियम तो नहीं देखा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये वाला विकल्प गुणा या विभाजन के प्रतिलोम, यहाँ पर गुणा और विभाजन से कोई मतलब नहीं है, ना ही इसके प्रतिलोम से मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए सी वाला क्या कहता है, गुणा का क्रम विनिमय गुणा। तो यहाँ पर क्रम विनिमय गुणा क्या है कि यहाँ पर 25 गुणे 6 लिख दें या 6 गुणे 25 लिख दें, इससे तात्पर्य है, चलिए हम मान सकते हैं। लेकिन गुणन का योग पर वितरण के रूप में, देखिए अब यहाँ पर हमें सरल से सरल ढूंढना है, तो यहाँ पर जो गुणा का क्रम, योग पर वितरण का क्रम विनिमय नियम है, सॉरी, गुणन योग का पर वितरण के रूप में, ये वाला विकल्प आपका ज्यादा सही है। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ से आपका गुणा क्या हो जाता है, आसानी से सीखा जा सकता है। यहाँ पर गुणा क्या किया जा सकता है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। दशमलव निरूपण अभी मैंने बताया, उसमें किसकी जानकारी होनी चाहिए, स्थानीय मान की जानकारी होनी चाहिए। किसकी मान की जानकारी होनी चाहिए, स्थानीय मान की जानकारी होगी, तभी दशमलव का सही रूप से निरूपण हो पाएगा। तो यहाँ पर किसका जानकारी होना चाहिए, स्थानीय मान की। विकल्प नंबर कौन सा, सी वाला विकल्प। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने अभी बताया था 4 मूल संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग। जोड़ घटाना गुणा भाग, तो घटाना को क्या कहते हैं, व्यवकलन। तो योग भाग परिमाप, परिमाप से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ना ही क्षेत्रफल। ठीक, तो ये तो कोई इसी का ही रूप है, आपका जो परिमाप है इन्हीं चीजों का रूप है। ठीक है, इसी का जो है रूप है, तो ये आपका होगा नहीं। परिकलन, संगणना, रचना करना, समीकरण बनाना, ये आपका जो है बीजगणित में है, ये आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है, योग व्यवकलन गुणा और भाग, हाँ ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर योग गुणा व्यवकलन भाग, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, योग कहते हैं, घटाने को क्या कहते हैं हम लोग, व्यवकलन कहते हैं। ठीक है, घटाना या व्यवकलन। ठीक, योग गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, ये तो कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में बस हम इतना रखते हैं। इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो देखेंगे, अर्थात जो हम लोगों की जो अगला जो है टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्थानीय मान से, क्योंकि स्थानीय मान से आपके बराबर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इकाई दहाई आ जाएगा आपके स्थानीय मान में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग जो है अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज और आप लोग करते रहिए कि आपको जो भी चीजें नहीं आती या जो भी पॉइंट नहीं आता हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और जो लोग अभी तक बेल आइकन को अभी नहीं प्रेस किए हैं, प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो आपका अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बैठते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।